नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि सीएफओ हैं अपना पैसा। बलवंत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आइए देखते हैं आज क्या खास रहने वाला है। आज हम किन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जब हम लोन के बाजार पर आज शो कर रहे हैं। तो जिन क्वेरीज को हम स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रहे हैं उसमें न्यू बिजनेस सेंट्रिक एक क्वेरी है, और इनफैक्ट एक इंडिविजुअल एक होटल प्रॉपर्टी है, उसमें कंस्ट्रक्शन संबंधित उन्होंने सवाल भेजा है, तो उसका हम जायजा लेंगे। वहीं पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट कुछ उनके पास है इंडिविजुअल के अगेंस्ट, उसके लोन लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ होम लोन ट्रांसफर संबंधित भी क्वेरी है, तो इन सबका हम जायजा लेंगे। इसके अलावा कई और प्रश्न हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे। और अगर आप भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें कर्ज, स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, हमें डिटेल्स 57575 पर एसएमएस कर दें। और मेल के जरिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो moneyguru@zenetwork.com पर मेल भी कर सकते हैं। आइए सीधे सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो इंक्लूड कर रहे हैं वो मनाली से है और राजीव कुमार साहब इस समय लाइन पर हैं। नमस्कार राजीव साहब, आप प्लीज बताइए। आपका हम प्रश्न देख रहे हैं, आप होटल प्रॉपर्टी एक है उसको सेटअप करना चाह रहे हैं 15 से 16 रूम्स की। ये जो प्रॉपर्टी की जो आप मेंशन कर रहे हैं ये आपके खुद के नाम पर है जो लैंड है? जी मेरे खुद के नाम पे। अच्छा, इसमें आपने मेंशन किया था होम लोन आप तो देख रहे थे इसके लिए। सर मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि होम लोन किस बैंक से लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट किस बैंक का मतलब लोएस्ट रहेगा? नहीं, लेकिन इसमें होम लोन कैसे, हम बलवंत साहब ये तो होटल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें होम लोन कैसे मिल पाएगा? इनको तो इनफैक्ट दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। और मार्जिन मनी कितना कर इसमें? राइट, बिल्कुल हम आपको राय दिलवाते हैं इसमें आपकी कितनी इनफैक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेकिन बलवंत साहब इनको होम लोन तो इसके लिए नहीं मिलेगा। नहीं राजीव जी, ऐसा है कि आपको ये होटल सेटअप करना है तो इसके लिए आपको कमर्शियल लोन लेना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट सब पीएसयू बैंक से वो होटल सेटअप करने के लिए लोन देती है। और चूंकि आपको लोन जो मेरे पास प्रश्न है उसके हिसाब से 20 लाख तक का चाहिए, तो वो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो कैटेगरी है उसमें आपको आपका कवर होता है। स्टेट बैंक का स्पेसिफिक स्कीम है जिसमें आपको होटल सेटअप करने के लिए लोन मिलता है। आपको 10% का जो अपना मार्जिन मनी है वो देना पड़ेगा, परंतु बैंक लोन देने के पहले ये देखेगी कि आपका होटल चलाने या होटल मैनेज करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फेवरेबली कंसीडर की जाएगी। और इसके अलावा जैसे आपको ये जो होटल सेटअप करने के लिए लोन चाहिए तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं बैंक को, उसमें सबसे पहले तो आपके जो पुरानी इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो देने पड़ेंगे। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी जिसमें आपकी जो होटल है उसमें आपकी क्या पूरे प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट लगने वाली है, उसमें क्या कैश फ्लो होने वाला है फ्यूचर में, और जो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है जब तक लोन चाहिए आपको। और आपको जो ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है ना, वहां जाके आपका खुद का जो कंपनी है उसको है ना एसएमई कैटेगरी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो ही आपको ये जो बेनिफिट है ना वो मिलेगा। और चूंकि आपको लोन 20 लाख तक का चाहिए तो आपको कोई कोलेटरल भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और जहां तक प्रश्न इनका ये होम लोन का है, इसको होम लोन नहीं मिलेगा, परंतु इनको जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसको उस पर जो बिजनेस हेड में उनको डिडक्शन मिलेगा। और इसके अलावा जो होटल की जो उनकी कॉस्ट है उसमें उनको जो डेप्रीशिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये होटल सेटअप करते हैं तो दोनों बेनिफिट, डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा और इंटरेस्ट पेमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो जिस तरह से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम्स रनिंग है और काफी बैंक्स इसको ऑफर कर रहे हैं उसके तहत ये आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से बलवंत साहब इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम पर ही है, उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी की आपको लगता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 10% मार्जिन कंसीडर करते हैं वो लैंड का कॉस्ट भी इंक्लूड करके करते हैं। तो जो मेरे को लगता है जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो पूरी बैंक से फाइनेंस हो जाएगी इनको। राइट, तो इस तरह से बढ़ सकते हैं। राजीव साहब ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न शामिल कर रहे हैं जो कि पुणे से है। प्रश्न किरण जी का है। नमस्कार, प्लीज बताइए। आपने मेंशन किया है आप बीमा पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए आपकी एग्जैक्टली क्या क्वेरी है। जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं स्टेट बैंक से 56 लाख का लोन लेना चाहता हूँ, और मेरे कंट्रीब्यूशन में जो मेरा 20% का कंट्रीब्यूशन है उसमें 1 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो उसके लिए मैं मेरे एलआईसी के जो 3 पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट लोन लेना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेरी ये है कि अगर मैं एसबीआई से अभी लोन लेता हूँ और बाद में मैं एलआईसी को अप्रोच करता हूँ लोन के लिए, तो क्या मेरा क्या एलआईसी सिबिल में रिकॉर्ड चेक करेगा
सिविल में रिकॉर्ड आप ये बताइए, सिविल में आपका रिकॉर्ड किस प्रकार से है अभी? कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या पहले पास्ट में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अभी मैं LIC के पास अप्रोच करूंगा तो मेरा लोन अमाउंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। क्योंकि मेरा अभी मैं न्यू लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो सिविल को लेकर आपको हम राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, सिविल को लेकर तो इनको चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छे आप ग्राहक के तौर पर रहेंगे और टाइमली जिस तरह से लोन क्लियर हो जाता है, रिपे करेंगे, उसमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। उसमें तो एक रिकॉर्ड जिस तरह से मेंटेन किया जाता है। बलवंत साहब, आप इनको कैसे, इनकी जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं, और वो कितने समय से आपकी रनिंग है? किरण साहब बता पाएंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी हैं? मेरे 3 LIC पॉलिसीज हैं, 2 6 साल से है। ओके। और एक है जो लास्ट 2 ईयर से रनिंग है। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। आपने कहा 6 साल और 2 साल। अब इसमें बलवंत साहब, ये 2 साल वाली है, उसमें क्या उसके अगेंस्ट मिलने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्या? क्योंकि जनरली 3 साल के आसपास हम देखते हैं, उसके बाद जनरली उसके अगेंस्ट लोन मिल पाता है। देखिए किरण जी, ऐसा है कि आपको जो LIC की पॉलिसी है उसके सामने जो लोन लेना है तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। अगर वो ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो आपको उसमें लोन मिल सकता है, पर अगर आपका प्योर टर्म प्लान है जिसमें बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो आपको उस पर लोन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो एक चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वो कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू एक्वायर हो गई है या नहीं है। नॉर्मली जब तक आप 3 साल तक का रेगुलर प्रीमियम नहीं पे करते तब तक वो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं आता है। तो ये तो आपको कैलकुलेट करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस एजेंट से कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका सरेंडर वैल्यू कितना हो गया है, और जितनी सरेंडर वैल्यू होती है उसके 90% के आसपास आपको लोन आराम से इंश्योरेंस LIC से मिल जाएगा। और जहां तक प्रश्न आपका है कि सिबिल पे जाएगा नहीं जाएगा, LIC आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने लोन देती है तो न तो सिबिल में अप्रोच करेगी और न ये डेटा वहां पर रिपोर्ट भी होगा। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे बनती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो लोन है वो सबसे सस्ता रहेगा। परंतु अगर सपोज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, ज्वेलरी वगैरह है तो उसके सामने भी आप लोन ले सकते हो। और चूंकि आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए का है तो आराम से मिल जाएगा। और ये एलिजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे आपको आशंका है कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी, वो नहीं होगी। और ये जैसे बता रहे थे मेरे को कि मैं पहले स्टेट बैंक से लोन लूंगा और फिर मार्जिन मनी के लिए LIC के पास जाऊंगा, तो जो होम लोन का जो लेंडर है वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि पहले आप अपना जो मार्जिन है वो कंट्रीब्यूट करो और उसके बाद ही जो लेंडर है वो आपको लोन सैंक्शन करेगा। तो ये जो मार्जिन मनी या जो डेफिसिट 1 लाख का है वो पहले अरेंज करना पड़ेगा रादर देन यू गोइंग फॉर इट लेटर ऑन। जी, आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बगार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। और अगला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो दिल्ली से है। अग्नि जी का प्रश्न है, आप प्लीज बताइए अपना सवाल। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मैंने 5 साल पहले ICICI से होम लोन लिया था। यस मैम। और अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मैं उसे दूसरे बैंक पे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो क्या मुझे किसी भी तरह का प्री पेमेंट चार्ज बैंक को पे करना पड़ेगा, प्री पेमेंट पेनल्टी? आपने ये फ्लोटिंग रेट पर लिया हुआ है लोन? जी, फ्लोटिंग रेट पे लिया हुआ है। फिर तो इनफैक्ट प्री पेमेंट चार्जेस उस प्रकार से नहीं है बलवंत साहब, ये दूसरे ऑप्शन के साथ बढ़ सकते हैं, मतलब जो इनको ज्यादा इनको सूट करता है। और प्री पेमेंट चार्जेस तो नहीं होंगे? अग्नि जी, ऐसा है कि स्टेट बैंक और ICICI बैंक दोनों ने जो फ्लोटिंग रेट पे जो प्री पेमेंट चार्ज है वो हटा दिया है, पर इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टिवली है या जो एग्जिस्टिंग बोरोवर है उनके लिए भी उपलब्ध है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप बैंक को अप्रोच करें और उनसे क्लैरिफिकेशन ले लें कि ये जो प्री पेमेंट की जो पेनल्टी उन्होंने निकाली है वो एग्जिस्टिंग बोरोवर को भी एप्लीकेबल है या नहीं है। बट बलवंत साहब, पहले जैसे होता था कि उन सोर्सेज से आप दे रहे हैं तो उस केस में प्रोवाइड किया था, लेकिन अब तो जो जिस तरह से जो डायरेक्टिव्स थे उसमें हमने देखा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने भी, फिर बैंक्स ने भी जो अनाउंसमेंट की कि हम इसको अब चार्ज नहीं करेंगे। तो मतलब इस पर आप चाहते हैं और एक बार क्लैरिटी वो ले लें, इस पर एक बार चेक कर लें आगे बढ़ने से पहले? नहीं, देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने क्लियर कट सर्कुलर इश्यू कर दिया है कि अगर लोन फ्लोटिंग रेट पे है तो अगर इवन आप दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकता।
और इवन जो फिक्स रेट के जो इंटरेस्ट है जो आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए, उस पर अगर आपके ओन सोर्स से अगर रीपेमेंट कर रहे हैं, प्री पेमेंट कर रहे हैं, तो भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। और ये जो ओन सोर्स की जो डेफिनेशन है नेशनल हाउसिंग बैंक की, वो बहुत संकुचित है। उसमें अगर आप और किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं तो ही वो नॉन ओन सोर्स गिना जाएगा। जी जी। इसका मतलब अगर आप कोई फ्रेंड से बोरो करते हैं या कोई और कहीं से भी बाहर से बोरो करते हैं एक्सेप्ट दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो भी आपका ओन सोर्स माना जाएगा। राइट। परंतु चूंकि आरबीआई की कोई गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है, तो मतलब उनको कंफर्मेशन लेना एडवाइजेबल रहेगा। पर मेरे हिसाब से ये उनको प्री पेमेंट, अगर फ्लोटिंग रेट का लोन है तो प्री पेमेंट नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। और अगर उन्होंने जैसे पहले कुछ इंक्वायरी किया हो, तो क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन या जो गाइडलाइंस उनकी खुद की जो आई है वो अभी रिसेंटली आई है, फिलहाल में आई है, तो हो सकता है कि ब्रांच के पास नहीं पहुंची हो, तो उनको पॉजिटिव कंफर्मेशन ले लेना चाहिए बिफोर शी गो फॉर। बट जनरली फ्लोटिंग पर इस तरह से प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। आप इसको एक बार फिर क्रॉस चेक भी कर लें। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं पुणे से संदीप चौधरी जी का एक प्रश्न है, और इनका प्रश्न है इनफैक्ट पर्सनल लोन सेंट्रिक। आप लाइन पर इस समय मौजूद हैं। संदीप साहब बताइए, पर्सनल लोन के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी? सर एक्चुअली मेरी 6 लाख तक की रिक्वायरमेंट थी, और मैं कम से कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट चाह रहा हूँ, तो किस बैंक के लिए मुझे जाना कम से कम? तो देखिए, पर्सनल लोन है तो तैयार रहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। सेकेंडली आप ये बताइए, आप जहां जॉब कर रहे हैं कितने समय से हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप हैं? मेरा टोटल करियर जो है वो 10 इयर्स का जॉब का है, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 1.5 इयर्स है। ओके, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 साल से हैं। आपको कोई और लोन रनिंग तो नहीं है? नहीं सर। ओके, बलवंत साहब, इनको क्या राय देंगे आप? संदीप जी, ऐसा है कि आपका जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। मतलब आपको ये प्रूव करने की आप पोजीशन होनी चाहिए कि ये एक्चुअली इनकम आपको हो रहा है, और आपकी जो इनकम आती है, जो नेट इनकम आपके आती है, उसका 40 से 45% जो लेंडर है वो कंसीडर करते हैं कि आप जो लोन है उसको सर्विसिंग कर पाएंगे। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% से 23% है, वो डिपेंड करता है, जो लेंडर टू लेंडर मतलब डिफरेंट है। सो आपको अलग अलग लेंडर को अप्रोच करना पड़ेगा। पर मेरा सुझाव रहेगा कि आपका बैंक अकाउंट जहां पे है सबसे पहले उनको अप्रोच करिए, और उनका जो प्रोडक्ट है पर्सनल लोन का, और उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता लगाइए, और आपकी एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको 6 लाख का लोन चाहिए, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसमें वो 6 लाख बैठता है या नहीं बैठता है। जी, शामिल करते हैं। ये प्रश्न आसिफ पठान साहब का है, कर्नाटका से ये प्रश्न है। आसिफ साहब, आपका स्वागत है। प्लीज बताइए आप प्रश्न, ये जो आप ज्वाइंट होम लोन के लिए बढ़ना चाह रहे हैं, बताइए क्या आपकी क्वेरी है एग्जैक्टली साहब? इनसे लग रहा है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है ये अपनी वाइफ के साथ कुल इनकी सालाना आय जो कंबाइंड इन्होंने मेंशन किया 3.25 लाख है, और 8.5 लाख का एक ज्वाइंट होम लोन लेना चाह रहे हैं। बलवंत साहब, इनफैक्ट ये ज्वाइंट जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी दोनों की उस प्रकार से ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी 45% अधिकतम 50% ले लें तो उस तरह तक का मतलब मैक्सिमम ईएमआई के फॉर्म में इनको लोन जो हो पाएगा सैंक्शन, बशर्ते जो ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो अप्रूव्ड हो सारी, और उसमें पैरामीटर्स रहें, जो एक पूरा प्रोसेस रहता है। आप कैसे इनको एडवाइस करना चाहेंगे, और जब आगे बढ़ें कैसे किन पहलुओं को देखें? सौरभ जी, ऐसा है कि जो लेंडर है होम लोन देने के पहले दो टाइप की लिमिट आती है। एक तो जो प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू है, वैल्यू का 80% से ज्यादा नहीं बैंक लेंड करेगी, और अगर वैल्यू 25 लाख से कम है तो बैंक 85 तक फाइनेंस कर सकती है। ये तो एक साइड की लिमिट हो गई। और दूसरी जो आपकी जो एनुअल इनकम है, मतलब जैसे ये दोनों जॉइंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी जो जॉइंट इनकम है उसका 4 गुना के आसपास उनको ये जो होम लोन है वो मिल जाएगा। तो इनको 8.5 लाख के आसपास का लोन चाहिए, और ये 3 लाख 3.25 लाख के आसपास इनकी इनकम है, तो मेरे हिसाब से इनको लोन लेने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। पर मेरा सजेशन रहेगा, अभी चूंकि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो पिक कर गई है, तो अभी उनको फ्लोटिंग रेट पे ही फ्लोटिंग रेट वाला लोन ही लेना चाहिए, जिससे जैसे ये इंटरेस्ट का साइकिल नीचे जाता है वैसे उनको इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के आप वैल्यू भी एक बार चेक कर लें, और उसके अकॉर्डिंगली ये सारा प्रोसेस मूव करता है।
और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में नरमी आनी शुरू होगी तो उसका एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो धीरज साहब का है। ये मेल के जरिए है और इन्होंने प्रश्न जो पूछा है दिल्ली से है। ये एक सेकंड लोन उसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया इनकी आय 67,000 पर मंथ है और इनका 4 लाख का कार लोन रनिंग है और अब इनफैक्ट ये एक 25 से 30 लाख का होम लोन लेना चाह रहे हैं। ओके, और जिसकी मासिक किस्त जो ऑलरेडी ईएमआई जा रही है 13,000 है। बलवंत साहब, इसमें इतना अमाउंट जो मेंशन कर रहे हैं होम लोन का 25 से 30 लाख के बीच का, क्योंकि ऑलरेडी एक रनिंग है और उसकी हम ईएमआई भी दिखा रहे हैं, तो आप किस तरह से समझाना चाहेंगे इसमें अधिकतम, क्योंकि 40-45% जिसका हम मेंशन कर रहे थे उतना ही बैंक्स कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि जिंदगी में फिर और भी खर्चे रहते हैं, तो किस तरह से कितना इनको मैक्सिमम सैंक्शन हो पाएगा अगर बाकी ये पैरामीटर सारे फुलफिल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि बैंक लैंड करने के पहले वो नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि आपकी जो नेट इनकम है उसका 40-45% आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं जो लोन है उनको सर्विस करने को। क्योंकि इनका पहले से एक कार लोन एग्जिस्टिंग रन चल रहा है तो उसकी जो ईएमआई है वो उसमें से उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें से निकल जाएगी कि ये ईएमआई कितना भर रहे हैं और इसका जो एग्जिस्टिंग लोन का टेन्योर और कितना बाकी है। तो मेरे हिसाब से उनको 20 लाख के आसपास का लोन मिल जाएगा इनकी एग्जिस्टिंग इनकम के बेसिस पे, जिसमें इनका जो एग्जिस्टिंग कार लोन है वो भी कंसिडर होने के बाद में। जी, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल स्क्रीन पर भी रन कर रही थी। इसी नोट पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया।